समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र प्रांत के अध्यक्ष व फायर ब्रांड नेता अबू आसिम आजमी ने सदन के अंदर महाराष्ट्र सरकार को आगाह करते हुए कहा कि सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर जो लोग भयभीत हैं, सरकार को उनका भय दूर करने के लिए इसे राज्य में कदापि न लागू किया जाए। सदन के अंदर उन्होंने इसको प्रमुखता से उठाते हुए कहा कि चुनाव के वक्त जो भरोसा इस मुद्दे से जुड़े लोगों को दिया गया है, उस पर अमल करने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने मुसलमानों के एजुकेशन पर 5% आरक्षण की मांग की तथा लॉकडाउन का जिक्र करते हुए मौजूदा सरकार की व्यवस्था को आड़े हाथों लिया। समाजवादी पार्टी के सदन के नेता अबू आसिम आजमी ने मालेगांव ब्लास्ट की भी चर्चा की और सरकार से मांग किया कि एटीएस कोर्ट में जाए, चार्जशीट के तहत गवाहों को लेकर जाए। इसकी मांग अबू आसिम आजमी ने सदन के अंदर की। उन्होंने अपनी मांगों को कैसे प्रस्तुत किया, आप देख सकते हैं। पेश है मुंबई से हमारे मैनेजिंग एडिटर जहूर आलम सैयद की रिपोर्ट। सदस्य अबू आसिम। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं, मशकूर और ममनून हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल साहब ने जब अपना भाषण शुरू किया तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, साहू महाराज, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर साहब के वसूलों पर, उनके आदर्शों पर चलती है। हमने बहुत तालियां बजाई कि जब उनके आदर्शों पर चलेगी तो समाज के हर व्यक्ति को इंसाफ मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, 55 पॉइंट उन्होंने दिया, 55 पॉइंट पे उन्होंने अपनी बातें किया। मैं अध्यक्ष महोदय, जो समाज 20-22% है माइनॉरिटी, उस पे सिर्फ एक ही पॉइंट बोला। और क्या कहा उन्होंने अध्यक्ष महोदय कि नौकरियों में माइनॉरिटी के परसेंटेज को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग स्कीम शुरू की जाएगी। हमारी सरकार ने शुरू किया है और पहले 2000 मिलता था, अभी 4000 दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, सदस्य अबू आसिम। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं, मशकूर और ममनून हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल साहब ने जब अपना भाषण शुरू किया तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, साहू महाराज, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर साहब के वसूलों पर, उनके आदर्शों पर चलती है। हमने बहुत तालियां बजाई। जब उनके आदर्शों पर चलेगी तो समाज के हर व्यक्ति को इंसाफ मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, 55 पॉइंट उन्होंने दिया, 55 पॉइंट पे उन्होंने अपनी बातें किया। मैं अध्यक्ष महोदय, जो समाज 20-22% है माइनॉरिटी, उस पे सिर्फ एक ही पॉइंट बोला। और क्या कहा उन्होंने अध्यक्ष महोदय कि नौकरियों में माइनॉरिटी के परसेंटेज को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग स्कीम शुरू की जाएगी। हमारी सरकार ने शुरू किया है और पहले 2000 मिलता था, अभी 4000 दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, साहू महाराज, उन्होंने अपने राज्य में 50% बहुजन समाज के लिए रिजर्वेशन दिया था, पिछले तबकों के लिए, जिसमें माइनॉरिटी भी थे, मुसलमान भी थे। सरकार जब ऐसे महान पुरुषों के आदर्शों पर चलती है तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि एक समाज के साथ नाइंसाफी क्यों। पिछले 5 साल तक मुझे बहुत खुशी है, कांग्रेस, एनसीपी, हम लोग सब इसी हाउस में चिल्लाते थे कि रिजर्वेशन दो, रिजर्वेशन दो। अध्यक्ष महोदय, शाबाश करने सर, मैं अपना काम कर रहा हूं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था, पिछले तबकात को वेलफेयर स्कीम से नहीं बल्कि लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन चाहिए उसको। सर, वो प्रोटेक्शन सिर्फ रिजर्वेशन से ही मिल सकता है। आज 22% माइनॉरिटी के लोगों को कोई बात ही नहीं कर रहा है। पिछली बार इतनी आवाज उठाई गई, नागपुर का सेशन हो, यहां का सेशन हो, बार बार
रिजर्वेशन दिया जाए, लेकिन जब से हमारी अपनी सरकार आई, अब तो हम अपनी सिग्नेचर से कर सकते हैं वो काम। अब किस बात की देरी है? अब तो रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जब ये मामला 2014 में आया था, अध्यादेश आया था, कांग्रेस ने बिल नहीं पास किया, लेकिन ये लैप्स हो गया और लोग गए, कोर्ट में गए। ये बहुत सुनने की जरूरत है। कोर्ट में गए, कोर्ट ने कहा 5% रिजर्वेशन एजुकेशन में, 5% एम्प्लॉयमेंट। और हाई कोर्ट ने, सर लीगल कोई हिच नहीं है, हाई कोर्ट ने कहा कि 5% एजुकेशन में मुसलमानों को रिजर्वेशन दे सकते हैं, फिर क्यों नहीं मिल रहा है? मैं अपने तमाम साथियों से पूछना चाहता हूं, जबान क्यों बंद हो गई? मतलब एक समाज को दबाएंगे, एक समाज के साथ नाइंसाफी करेंगे, तभी आप सत्ता में आएंगे? ये बहुत गलत हो रहा है अध्यक्ष महोदय। मैं मांग करना चाहता हूं कि इस सेशन के अंदर अब की बार ये बिल पास होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इस देश के 13 राज्यों ने, बिहार जहां बीजेपी शामिल है नीतीश कुमार की सरकार के साथ, वहां भी एनआरसी और सीएए के खिलाफ हाउस के अंदर रेजोल्यूशन पास हुआ है कि हमारे राज्य में सीए एनआरसी लागू नहीं होगी। मेरे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था, मैं डेलीगेशन लेकर गया था, सत्तार भाई सुन लो आप भी, और सबके सामने कहा था मेरे मुख्यमंत्री जी ने कि मेरे राज्य में सीए एनआरसी लागू नहीं होगी। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि इसी सेशन में उसको रेजोल्यूशन ला दो और कह दो कि भी हमारे यहाँ नहीं हो, कम से कम जो लोगों के अंदर एक भय है, एक डर है, वो डर उनका खत्म हो जाए। लड़ते रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, अब बात हो रही थी कोविड की। अभी कोविड के लिए अभी जो है, हाँ ले रहे आप चिंता ही मत कीजिए। अध्यक्ष महोदय, अभी मैं बता दूं कि कोविड में क्या प्रॉब्लम हुआ। अध्यक्ष महोदय, अबू इन लोग के पास मत दो। सरकार ने रूल पास किया कि आईसीयू के लिए और वेंटिलेशन के लिए कितना फीस लेना, कितना पैसा लेना है। अध्यक्ष महोदय, मैं तो हैरान हूं कि सरकार के हुक्म का पालन अस्पतालों ने किया ही नहीं। मेरा एक जनरल सेक्रेटरी प्रदीप दीक्षित नाम का बेचारा परेल में रहता था और उसकी पत्नी, 2 ही लोग घर में थे, वो बीमार हुआ, उसने ग्लोबल अस्पताल में एडमिट हो गया। उसके पास 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस था, उसने इलाज कराया। उसकी बीवी आई कि 5 लाख खत्म हो गया, डॉक्टर पैसे मांग रहे हैं। मैंने अपने पास से 2 लाख दिया। फिर 3 दिन बाद आई, पैसे कम हो गए, फिर मैंने 2 लाख दिया। अध्यक्ष महोदय, फिर आई मेरे पास कि नहीं पैसे, मैंने फिर 5 लाख दिया, 9 लाख मेरे पास। अध्यक्ष महोदय, उस अस्पताल की बिल हो गई 43,50,000 रुपया। मैं गया सीधा, जब बिल बढ़ने लगी तो मैं गया राजेश टोपे साहब के पास। मैंने कहा, सर ये क्या हो रहा है, एक आदमी कितना पैसा दे सकता है, कहां से लाएगा पैसे? उन्होंने उसी वक्त मिस्टर इकबाल चहल कमिश्नर को फोन किया, अस्पताल से बात किया। मैंने एक गारंटी लेटर दिया कि आप इससे पैसे मत मांगना, ये अच्छा हो जाएगा, मैं पैसे पूरा दूंगा, और आप जो है मंत्री महोदय और कमिश्नर महोदय की गारंटी दे दो, मैं पैसे दूंगा। अच्छा, मुझे 19, साढ़े 19 लाख, 20 लाख देने के बाद अभी भी उनको चाहिए 23 लाख रुपया और मैं नहीं दे रहा हूं। मेरे पास रोज एप्लीकेशन आ रहा है, इसके हिसाब से ये कितना पैसा कहां से लाएंगे लोग? और बहुत कोविड में काम हुआ है। हालत है कि 100 फुट ग्लोबल, परेल का ग्लोबल, मेरे नाम चिट्ठी भेजने वाले, भेजने वाले पैसा तो नहीं होगा। 100 मीटर की दूरी, घर से अस्पताल 100 मीटर दूर है। और एम्बुलेंस वाले 50,000 रुपया, 25,000 रुपया, टैक्सी में नहीं जा सकता आदमी, बीमार है, तो पैसे वसूले जा रहे हैं। मतलब अब फिर से कहा गया कि फिर डर है कि फिर से कोविड दोबारा आ सकता है। ये प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। मैं जानना चाहता हूं कि 1150 शिकायतें आई थी अस्पतालों की, और हमारे जो ऑडिटर बैठते हैं वो सब हमारे अफसर लोग, एक मिली भगत इनकी है। जब इनसे बात की जाती है तो 10% डिस्काउंट, अरे मैं जाके चिल्लाऊं तो 10% डिस्काउंट हो जाएगा।
कैपेसिटी डिस्काउंट क्या होता है? अब फिर कोविड आने की डर है अध्यक्ष महोदय। इस पे प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है कि अस्पताल अपनी मनमानी ना करने पाए। मैं जानना चाहता हूं सरकार से कि 1150 शिकायतों में कितने अस्पतालों पे कार्रवाई हुई? हम किसी के भाषण का अपोज या सपोर्ट नहीं कर रहे, सच्चाई बयान कर रहे हैं। ये हो रहा है आज। और अगर फिर से कोविड आ गया तो कैसे लोग जिएंगे, कैसे खाएंगे, क्या करेंगे? आपने देखा कोविड के में क्या हुआ? सरकार ने कह दिया कि घर में रहो। अरे भाई घर में रहो, छोटा सा घर है, खाएंगे क्या? खाने को कुछ नहीं, खिचड़ी इतना खाएगा आदमी, खिचड़ी पक आ रही, आधी सड़ जा रही, ये हालत हुई है। और अभी लोग पैदल गए यहाँ से, शर्म आना चाहिए। 1700 किलोमीटर बच्चे गोद में लेकर माए गई यहाँ से, और ये फिर वक्त ना आने पाए। अगर कोविड आता है तो सरकार को लोगों को खाने पीने का बंदोबस्त करना चाहिए। सारे विकास का काम छोड़ दो, पहले इंसान को जीने का बंदोबस्त होना चाहिए। दुनिया देख रही थी कि भारतवर्ष में हजारों लाखों लोग पैदल जा रहे हैं 1700 किलोमीटर। एक लड़की अपने बाप को साइकिल पर बिठाकर 1200 किलोमीटर गई। ये हमारी हालत है। और हम जो है आज दुनिया में तरक्की कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं हम। ये क्या हो रहा है अध्यक्ष महोदय? और दूसरी बात, इसमें कहा गया धारावी की बात कही गई, धारावी में तरक्की। मतलब बताइए आप, धारावी में जितने बड़े डॉक्टर थे मुंबई में, MBBS MD सब अंदर हुए, कोई बाहर आने को तैयार नहीं। यूनानी डॉक्टरों ने बहुत काम किया, BOMS डॉक्टर बहुत काम किया। धारावी में जितने सेंटर चले सब चला है, जितने थाना में, कल्याण में, मुंबई में चले, मैक्सिमम BOMS डॉक्टरों ने काम किया है। मैं चाहता हूं कि इसके अंदर कम से कम BOMS डॉक्टरों का अप्रिसिएशन होना चाहिए। और सरकारी नौकरियों में उन डॉक्टरों को जिन्होंने अपनी जान पर खेल के काम किया है, भले डिग्री उनकी MBBS नहीं है, लेकिन उन्होंने काम किया, उनको नौकरी मिलना चाहिए, उनको होना चाहिए, अप्रिसिएशन उनका होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आइंदा आने वाले दिनों में ऐसी चीज ना हो, इस पर हमको पहले से प्रिकॉशन लेना चाहिए। मैं आपने मुझे बोलने दिया। और एक चीज और अध्यक्ष महोदय, एक चीज और रहेगी अध्यक्ष महोदय। आज देखिए, एक ठाकुर प्रज्ञा सिंह पुरोहित का केस चल रहा है, और इस केस में जो 2008 में ब्लास्ट हुआ था मालेगांव के अंदर, उस ब्लास्ट के अंदर 6 मुसलमान मारे गए थे, कई सैकड़ों लोग जख्मी हुए थे। इसमें 2 चार्जशीट आई है। एक चार्जशीट ATS ने दिया है, दूसरी चार्जशीट NIA ने दिया है। फिर रोहिणी सालियान नाम की पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने खुलेआम प्रेस में कहा कि मुझे प्रेशर है कि मैं इसमें इनके जितने एक्यूज है, प्रज्ञा सिंह, पुरोहित, पांडे और ये लोगों के खिलाफ मैं नरमी करूं, नरमी से जाऊं, और उसको निकाला गया प्रोसिक्यूशन से। अब NIA 162, सुनिए अध्यक्ष महोदय, बहुत सुनने की बात है, 162 गवाह जा चुके हैं। एक गवाह ने भी प्रज्ञा सिंह ठाकुर वगैरह के खिलाफ एक भी विटनेस नहीं लाया। मैं निवेदन कर रहा हूं कि ATS जिसने चार्जशीट बनाई थी, ATS कोर्ट में नहीं जा रही है, वकील परेशान है। सरकार ATS को भेजे, जो उन्होंने चार्जशीट बनाई है, गवाहों को ले जाए ताकि इंसाफ हो सके, और हमारे हेमंत करकरे साहब, शहीद हेमंत करकरे की रूह को शांति मिले कि मैंने जो काम किया था वो सही किया था। लेकिन कुछ लोगों की ये नीयत है कि इन सबको छोड़ दिया जाए। इंसाफ बरकरार रहना चाहिए इस देश का, महाराष्ट्र में। ये मेरी मांग है। बहुत धन्यवाद, आपने बोल दिया था, बहुत शुक्रगुजार आपका।